किताबें। अभी भी कोई नाफरमान बच्चा बैठा हो? नाफरमान कौन होता है? जो किसी जो कोई फरमान दिया जाए उसको जो पूरा ना करे वो कौन होता है नाफरमान? है? तो कोई है नाफरमान अभी भी? बेटा आप, आपकी किताब की तरफ है ना? ये जो साथ वाला बच्चा, ये रेड शर्ट वाला, आ बेटा, है, चले ले बेटा, फर्मा बरदार है ना भाई। नहीं, मेरे बच्चे हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फर्क क्या होता है। ऐसे था मेरे बच्चे, हमने कहा था कि जब दो पार्टीज आपस में कुछ मामला तय करें हो, कैसे, थोड़ा सा रिवाइज कर ले मेरे बच्चे। हमने कहा था मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भैया, कल ना मैंने कहा कि एक बंदे ने एक खरगोश बनाया हुआ था ऐसे करके। मैं उसको बनाने का वैसे मैं देख रहा हूँ बनता है कि नहीं, कंफर्म नहीं है। उसने फिर किया ऐसे, फिर उसने किया यहाँ पे दो, फिर उसने ऐसे, फिर उसने ऐसे, फिर पता नहीं। हाँ यार, ऐसे मान लो मैंने थोड़ा सा उसको देखा ही बस, लेकिन वो होते ना कोई इस तरह जुगाड़ लगा के बता रहे होते हैं। मैंने कहा यार गाड़ियां बना बना के थक गया और तो खरगोश ही बना लो, लेकिन खरगोश बेचारा बनते ही मर गया है। ले बेटा, तो मिस्टर ए ने, मान लो ये मोटरसाइकिल है मेरे बच्चे, वेस्पा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भैया मेरे पास ये बाइक है, इसको 60,000 रुपये में खरीद लो। तो याद करो मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था मिस्टर ए मिस्टर बी को जब ये कह रहा है कि ये बाइक मुझसे 60,000 रुपये में खरीद लो, तो मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या करना है? ऑफर कर। हमने कहा था कि जब एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो क्या बनती है? प्रॉमिस। तो मिस्टर बी ने क्या कर लिया, अज्यूम कर लें इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर हुई और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर हमने कहा था हमने इस प्रॉमिस को बनाना क्या है? एग्रीमेंट। इस प्रॉमिस को एग्रीमेंट बनाना है। तो मेरे बच्चे मुझे बताएं इस प्रॉमिस में क्या ऐड करें कि एग्रीमेंट बन जाएगा? कंसीडरेशन। तो मेरे बच्चे बताएंगे यहाँ पे कंसीडरेशन क्या है? मिस्टर ए के लिए कंसीडरेशन क्या है? उसको मेरे बच्चे 60,000 मिलेगा। ये सेलर है ना, ये सेलर है और ये बायर है। तो मिस्टर जो बेच रहा है उसको क्या मिलेगा? बाइक। उसको 60,000 मिलेगा, और जो खरीद रहा है उसको क्या मिलेगा? उसको बाइक मिलेगी। दोनों के लिए कंसिडरेशन है। तो मेरे बच्चे हमने कहा तो एग्रीमेंट बन गया। मेरे बच्चे मुझे बताएं क्या ये कमर्शियल किस्म की ट्रांजेक्शन हो रही है? तो हमने कहा कि सर बिल्कुल ये कमर्शियल किस्म की ट्रांजेक्शन हो रही है। तो कानून ने पकड़ के बीच में क्या ऐड कर दी? इन्फोर्सेबिलिटी। क्या कि ऐड करने की जरूरत तो नहीं ना होती, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि दो जगहों पे बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है, बिजनेस और कमर्शियल मामला। बिजनेस में तो है ही है, कमर्शियल जितने भी हमारे लेन देन के मामला होते हैं, रिश्ते नहीं देखने वहां पे। और मेरे बच्चे ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने डिस्कस किया था चार जगह ऐसी हैं जहां पे कानून कहता नहीं भैया मैंने इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं कर। तो याद रखो मेरे बच्चे वो चार जगह कौन कौन सी थी जहां पे कानून ने कहा था हमने इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करनी। और इन्फोर्सेबिलिटी, पहले तो बताओ इन्फोर्सेबिलिटी होती क्या थी? बेटा आपने ये पिछला लेक्चर ना थोड़ा थोड़ा सा इसको देखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा उसका करके, ताकि साथ मिल जाए प्रॉपर। तो वैसे तो समझाना शुरू हो जाएगी, लेकिन क्योंकि बेसिक्स हैं ये चलनी है, तो इसलिए पिछले लेक्चर देखना जरूरी है। हमने कहा था कि इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? कानूनी चारागोई, यानी कि कानूनी चारागोई का ऑप्शन किसी बंदे के पास, ये तभी आता है जब कॉन्ट्रैक्ट बने। तो कुछ जगहों पे मेरे बच्चे कानून कहता है कि एग्रीमेंट तो आपने कर लिया, लेकिन इस एग्रीमेंट के अंदर मैं कभी इन्फोर्सिबिलिटी ऐड ही नहीं करूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने। वो चार जगह कौन कौन सी थी जहां पे बाय डिफॉल्ट करने हो सकती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करके बाय डिफॉल्ट कानून खुद पकड़े तो उसमें इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं कर? डोमेस्टिक मामला, सोशल मामला, रिलीजियस और मॉरल, जहां पे ड्यूटीज हो वहां पे कानून इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं करता। ऐसे तो कुछ मामला मेरे। फिर मेरे बच्चों को याद होगा हमने डिस्कस किया था जो ऑफर करता है उसको क्या बोलते हैं, और जिसको ऑफर की गई हो ऑफरी। ऐसे मेरे बच्चे, फिर कल आपने कुछ और भी सीखा है। हमने कहा था कि हमारी किताब ऑफरर का एक और नाम भी बोलती है और ऑफरी का एक और नाम बोल रही है। फिर हमने इसको कॉन्सेप्ट को समझा। हमने कहा था कि भैया हमारी किताब सही बोल रही है गलत बोल रही है? पेपर पास करने के लिहाज से सर सही, वैसे कॉन्सेप्चुअली गलत बोला उन्होंने, ये मुनासिब नहीं है, लेकिन पेपर पास करने के लिए सर बिल्कुल सही बोला उन्होंने। जब पेपर में आएगा हम ऐसे ही बोलेंगे, ऑफर को प्रोमिसर और ऑफरी को प्रोमिस। लेकिन सर उसने कॉन्सेप्चुअली उस चीज को गलत कर दिया, क्योंकि हमने कहा था कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है, हो ही नहीं सकता दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रोमिसर भी ना हो और प्रोमिजी भी ना हो ही नहीं सकता। यानी कि दोनों पार्टी एट ए टाइम प्रोमिसर भी होंगी और प्रोमिजी भी हो, दोनों पार्टी अलग अलग। कोई भी बंदा प्रोमिसर किस लिहाज से होता है? ऑब्लिगेशन परफॉर्म, जिम्मेदारी। क्योंकि हमने डिस्कस किया था जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो ही नहीं सकता दुनिया के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना आए। और
ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता जिसमें आपका हक ना हो। यानी कि हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाजमी तौर पे दोनों पार्टीज का अलग अलग उसकी जिम्मेदारी भी राइज होगी, है, उसका ऑब्लिगेशन भी होगा और उसका राइट भी होगा, उसका हक भी होगा, दोनों पार्टीज के अलग अलग। हमने कहा था कि जिम्मेदारी किस लिहाज से, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिहाज से, और हक किस लिहाज से, लाजमी कुछ ना कुछ आपको भी मिलेगा उसको। जैसे यहाँ पे मिस्टर ए की मेरे बच्चे ऑब्लिगेशन क्या है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मिस्टर ए की जिम्मेदारी क्या है, मिस्टर ए मिस्टर बी को बाइक दे, और इसका राइट क्या है, इसको बदले में पैसे मिले। इसका ऑब्लिगेशन क्या है, इसने पैसे देने हैं, ऐसे ही इसका राइट क्या है, इसको बाइक में। अब मेरे बच्चे, आप गए किसी सामने दुकान के ऊपर, दूध दही की दुकान के ऊपर, आपने उसको कहा कि मुझे भैया 150 रुपए की दही दे दो, ये क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो। उसने कहा कि निकल, मैंने तुझे दही नहीं देनी। भैया बताओ, क्या उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्या यहाँ पे प्रॉमिस बन गई, क्या यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं भैया, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने हमारी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होगी, ऑफर से, और ऑफर अगर हुई, अगली पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं की, माशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट शुरू होते ही खत्म हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं वो, ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं हुई। भैया आपने उसको कहा 150 रुपए की दही दे दो, उसने कहा कि सर बिल्कुल दे देते हैं आपको। ऑफर हुई, ऑफर क्या होगी, एक्सेप्ट। तो मेरे बच्चे, अब मुझे बताओ, वो बाकी दोनों चीजें पकड़ पकड़ के ऐड करनी है या कानून खुद ही ऐड कर देगा? देखो, ऑफर कर दिया आपने, एक्सेप्ट हो गया। अब अगली बातें तो कॉन्सेप्चुअली हम देखते हैं ना, कि भैया क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है? हमने कहा कि हाँ, आपके लिए दही, उसके लिए 150 रुपया। क्या ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है? हाँ, हम कारोबार खोल के बैठा हुआ ना वो, अल्लाह से थोड़ी दे रहा है, ये भी होगा। मान लो कि वो कहे कि आज दही वंडी दी, और आप जाके उसको कहते हो भैया दही दे दो। अब मेरे बच्चे, वो आपको दही दे रहा है, ये कुछ और होगा, इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये क्या है जहां पे चीज बननी दी है? होता ना, बात छोटे बच्चे को बाहर खड़ा कर देते हैं और रौला पाई जाता है, बच्चों सुन लो चीज बननी दी है, फिर हम भागे जा रहे होते थे, पकड़ो जाके चीज को, नहीं बेटा। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इसका मतलब कानून ने पकड़ के क्या ऐड कर दी उसमें, इन्फोर्सेबिलिटी, और ये क्या बन गया, एक कॉन्ट्रैक्ट। अब अगली बात, क्या आप प्रोमिजर और प्रोमिजी हो? पक्की बात है ना सर, पहले हाँ तो कर दो कम से कम, बेशर्मो है। सर ये तो पक्की बात है, ये मैं प्यार से बेशर्मो कहता हूँ, ये ना कहना, ये तो पक्की बात है कि आप प्रोमिजर भी हो और प्रोमिजी भी हो। अब मेरे बच्चे ये बताएं, आप प्रोमिजर किस लिहाज से? आपका ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन कौन सा है? जब दही का ये खरीद रहे होंगे, आपने 150 रुपया देना है? आपका राइट क्या है? आपको दही मिलनी चाहिए, और उसका वो प्रोमिजर किस लिहाज से, वो दही दे, और वो उसका राइट क्या है? दुनिया में मैं कह रहा हूं कि स्वाई चंद एक्सेप्शन के जो यहाँ पे पड़ेगा, उसके अलावा हो सकते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं। कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता जिसमें दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रोमिजर और प्रोमिजी ना हो। जैसे मान लो कि आपका बेटा नाम क्या है, असद अली। असद अली आज एडमिशन ऑफिस में आया, उसने कहा कि सर हमें बिलो में एडमिशन दे दो। उन्होंने कहा कि ठीक हो गया सर, हम 10,000 में आपको बिलो में एडमिशन दे देते हैं। ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई। क्या ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन है? जारी बात। अब देखो, ऑफर हुई, एक्सेप्ट होगी। अब अगली बात हम देखेंगे, एग्रीमेंट हुआ कि नहीं। एग्रीमेंट में दोनों के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए। मुझे बताएं, क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है? इस बच्चे के लिए कंसिडरेशन क्या है? ये कोचिंग, हाँ, सर्विसेज कह लो, कोचिंग कह लो, और कॉलेज के लिए क्या होगा, फीस। अब मुझे बताओ, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, ये कमर्शियल बिजनेस ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल। इसमें कानून ने खुद ही पकड़ के क्या ऐड कर दिया, इन्फोर्सेबिलिटी। अब ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब अगली बात मुझे बताओ, ऑफर कौन था यहाँ पे? असद है। कॉलेज क्या था, ऑफर ही था। असद प्रोमिजर भी है, लेकिन असद प्रोमिजी भी है। किताब कह रही थी खाली शायद असद प्रोमिजर है, लेकिन हमने कहा नहीं, असद प्रोमिजर भी है और प्रोमिजी भी है, और कॉलेज प्रोमिजर भी है और प्रोमिजी भी है। असद प्रोमिजर किस लिहाज से है? इसका ऑब्लिगेशन क्या है? इसे पैसे देने हैं। इसका राइट क्या है? कोचिंग मिलनी चाहिए। कॉलेज का ऑब्लिगेशन क्या है? ये कोचिंग प्रोवाइड करे। इसका राइट क्या है? यानी कि सादा अल्फाज में ये भी याद रखना, जो एक बंदे का ऑब्लिगेशन होता है दूसरे का राइट, और जो दूसरे का राइट इस बंदे का ऑब्लिगेशन, या जो उसका ऑब्लिगेशन वो मेरा राइट। याद रखोगे इस बात को। तो मेरे बच्चे, ये कॉन्ट्रैक्ट कोई इसके बगैर बनता ही नहीं, स्वाय एक्सेप्शन के। वो मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे, जहां पे एक बंदे को कुछ मिलेगा, अगले को कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड हो। आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, एक बंदा प्रोम खाली प्रोमिजर है और एक बंदा खाली प्रोमिजी है। सर फिर तो किताब ने बात बिल्कुल सही करी थी। यहाँ पे तो वो एक्सेप्शन है। वो क्या है, एक्सेप्शन है, जहां पे एक बंदे पे कानून सिर्फ जिम्मेदारी डालेगा और दूसरे का सिर्फ राइट हो। ये भी अजीब सा मामला होगा, लेकिन वो दो चार चीजें होंगी जो एक जगह पे हम इकट्ठी करके पढ़ेंगे। वो उसका वो नाम ही क्या होगा, वो लिखेगा वहां पे, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। देखो ना, कंसिडरेशन कहां पे जाके आई थी बोला, इस लेवल पे, इस लेवल पे। अगर यहीं पे कंसिडरेशन हो ही ना, तो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा भैया।
कॉन्ट्रैक्ट तक जाना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन वहां पे हम एक चीज पढ़ेंगे आगे जाके, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, असूल तो यही है, लेकिन उसका नाम होगा इसकी एक्सेप्शन बता। फिर वहां पे हम 4 तरह की एक्सेप्शन पढ़ेंगे। याद रखोगे इस बात को इतनी सी जो कल तक हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। बेटा याद करें, कल फिर हमने ऑफर को डिस्कस करना शुरू किया था। सर ऑफर क्या होती है? हमने कहा था कि सर ये जो ऑफर है, ये जो ऑफर है, ये कुछ करने के लिए भी हो सकती है और करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। ऐसे ही मेरे बच्चे, ये करने के लिए भी हो सकती है और रोकने के लिए भी हो सकती है ऑफर, यही था ना? हाँ नाम भी तो कर दिया करो यार, क्या लोग हो आप लोग। मेरा यकीन कर ले, मेरा गला टोटल खराब है रात का, और इतना खराब कि मैं पानी भी बड़ी मुश्किल से पी पा रहा हूँ, और मैं चीख चीख के आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके बावजूद। और मुझे पता है कि ये जो गला मेरा वैसे इतना खराब नहीं, जितना ये बोल बोल कर सुबह, सारी बात है 8-9 घंटे, चलो 8-9, 8 से लेकर 4:15 बजे तक इसी तरह बोल रहा है। मेरा न्यूमेरिकल भी नहीं है, ये नहीं होता कि मैं सवाल देके चुप करके साइड पे बैठा हूँ, है लगातार बोलना है। और तुसी एक लफ्ज भी बोल रहे जी सर ए कहने लगे तो दिक्कत है, खुदा का खौफ करो। अब मैं इमोशनल कर दिया अब आपको, अब जरा थोड़ा सा आपने बोल दिया करना है। जब बेटा ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। अल्फाज क्या थे कि बोला कि ये किसी एक्ट के लिए भी हो सकती है, टू परफॉर्म एन एक्ट, या टू अब्सटेन फ्रॉम एनीथिंग, ऐसे ही था मेरे बच्चे। मुझे बताएंगे जब ऑफर हम किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हो, भैया ये बाइक मुझे भेज दे, कुछ करने के लिए कह रहे हैं, भैया ऐसा कर, ये काम यहाँ पे ना कर, ये दुकान यहाँ पे ना खोल, कुछ करने से रोक रोकने के लिए कह रहे हैं। इसका मकसद क्या हुआ करता था? जो ऑफर करता करता था उसको क्या बोलते थे? ऑफरर। ऑफर, जब ऑफर किसी को कर रहा हो, या तो कुछ करने के लिए कर रहा हो या करने से रोकने के लिए, इसका हमेशा मकसद क्या होगा? ऑफरी की असेंट हासिल करना, यानी कि जिस बंदे को ऑफर की गई है उस बंदे की रजामंदी हासिल करना। ऐसे ही था ना मेरे बच्चे? ऑफर का इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता। वो देगा एमसीक्यू के अंदर, बताओ भाई ऑफर का मकसद क्या होता है, उसके नीचे पता नहीं क्या कुछ लिखा होगा। हमने वहां पे कहना है कि ऑफर का मकसद सिर्फ ऑफरी की असेंट हासिल करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि हम हाँ चाह रहे होते हैं उस करने के ऊपर कुछ, या करने से रोकने के ऊपर। कल इसकी एग्जाम्पल हमने ली थी, अगर आपको याद है। जैसे मैंने आपको कहा था, मैं आपको कहता हूँ बेटा आप कोई ये कारोबार कर रहे हो, इस कारोबार को बंद कर दो, मैं आपको अपने साथ पार्टनर बना दूं। यहाँ पे इस ऑफर में कुछ करने के लिए भी हो रहा है, कुछ करने से रोकने के लिए भी। रोकने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, कारोबार को बंद कर दो। करने के लिए क्या कह रहा हूँ, मैं आपको पार्टनर बनाऊंगा। क्या आप मेरे पार्टनर बनेंगे अगर ये कारोबार बंद कर दें? तो आपने हाँ कर दी। तो मेरे बच्चे मकसद ही ये था जो मैं आपको, और खाली बात का किसी को किसी कुछ रोकने से भी हो सकता है, इस चीज की भी ऑफर हो सकती है। जैसे घर वालों को आपने कहा कि मुझे इतने पैसे दे दो, जा रहा हूँ हॉस्टल में, घर वालों ने यहाँ पे आपको ऑफर की, हम आपको ये पैसे दे देंगे अगर रास्ते में तुम फुफो के घर होके नहीं जाओ। कुछ करने से रोक रहे हैं ना आपको, है? आपने हाँ कर दी। तो भैया ये कुछ करने के लिए ऑफर हुई है या कुछ करने से रोकने के लिए? ये वैसे सोशल में आपको जस्ट समझाने की बात कर रहा हूं। तो ये कुछ रोकने से रोकने की ऑफर हुई है और आपने हाँ कर दी, भैया आपको पैसे मिल गए। बात समझ आ रही है कि नहीं? ले बेटा, तो कल मेरे बच्चे एक तो हमने प्रपोजल या ऑफर की डेफिनेशन डिस्कस की थी, और याद है ना वो पहले हमने कॉन्टेक्ट किया, फिर हमने चेक दिया, है? फिर चेक जब वो लेकर जा रहा था हमने उसको कहा कि भैया इस चेक को अभी बैंक में प्रेजेंट ना करो, मैं आपको कुछ 10,000 एक्स्ट्रा पे कर दूँ। ये नई ऑफर थी, ये कुछ रोकने के लिए थी, किसी काम करने के काम करने से रोकने के लिए थी। उसने इस ऑफर पे असेंट शो कर दी, तो हमारा एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया था उस वक्त। वो हमें टाइम देगा, हम उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, याद था ना वो? उसके बाद मेरे बच्चे जाते जाते हमने एक डेफिनेशन डिस्कस की थी, प्रॉमिस की। भाई सादी सी बात थी, हमने कहा था ऑफर हो एक्सेप्ट हो तो क्या बनती है? प्रॉमिस। इसी से उसने क्या बना रखा है, ये डेफिनेशन। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी अहम थी, ये लफ्ज याद करें। आई कैप ने सवाल बनाया था इसके ऊपर, है? कि उसने कहा था व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिसको आपने ऑफर की हो उसी वही बंदा क्या कर दे, शो कर दे अपनी रजामंदी, हम कहते हैं ऑफर एक्सेप्ट होगी। और जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो हम कहते हैं क्या बन गई? प्रॉमिस। ओके, होता ही है, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाती है? प्रॉमिस। लेकिन कौन एक्सेप्ट करे? जिसको ऑफर की गई है, उसके अलावा किसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे बच्चे वो प्रॉमिस नहीं बनेगी। याद रखोगे इस बात को। जब बेटा ये हमने कल पढ़ लिया था, उसके बाद ये हमने समझ लिया कि जब एक बंदा ऑफर करे, और ऑफर करता कौन है? ऑफरर। किसको की जाती है? ऑफरी को। ऐसे मेरे बच्चे, ये वैसे मैं लिख रहा हूँ ताकि मैं पूरा लिख। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था ये गाड़ी मुझे 30 लाख रुपए की भेज दो, और मिस्टर बी ने क्या कर लिया? इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। फिर हमने कहा हमारी किताब ये बोली द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो बंदा ऑफर कर रहा
उसको हम क्या वैसे तो ऑफरर बोलते हैं, लेकिन हमारी किताब कहती है उस ऑफरर को आप प्रोमिसर भी कह सकते हो। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, जो एक्सेप्ट, अच्छा देखो यहाँ पे ना एक और चीज भी दिमाग में रखना, मैंने कल आपको एक चीज समझाई थी, जब तक ऑफर एक्सेप्ट ना हो, ये दोनों बंदे जस्ट ऑफरर ऑफरी होते हैं, उस वक्त आप ऑफरर को प्रोमिसर नहीं बोलोगे और ना ही ऑफरी को प्रोमिसी बोलोगे, जब तक ऑफरी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट ना कर लिया। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है, अब हम उनके लिए अल्फाज बोलेंगे प्रोमिसर और प्रोमिसी वाले। अब ऑफरर ऑफरी नहीं रहे, अब तो मामला आगे बढ़ गया है, अब तो प्रॉमिस बन गई है। जब प्रॉमिस बन गई, अब इनका स्टेटस चेंज हो जाएगा, वो ऑफरर क्या बन जाएगा, प्रोमिसर, और ऑफरी क्या बन जाएगा, प्रोमिसी। लेकिन कॉन्सेप्चुअली जब प्रॉमिस बन गई, ऑफरर प्रोमिसर भी होगा, प्रोमिसी भी होगा। याद रखोगे ना इस बात को, कहीं पर भी लफ्ज प्रोमिसर आ जाए, ये नहीं कहना ये ऑफरर है, भैया था ऑफरर, लेकिन अब वो प्रोमिसर है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉमिस बन गई हुई। याद रखोगे, और जो प्रोमिसर होगा वो लाजमी तौर पे साथ उसका एक और भी होगा, वो प्रोमिसी भी है। ये बातें तो याद रखोगे ना। ये मेरे बच्चे कल हमने डिस्कस कर लिया था, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा मैंने कहा था चैप्टर 6 में जाके दोबारा इसको सही से वो खुद ही अपना किबला दुरुस्त कर लेगा, आपको सही बता देगा भैया ये चीज। तो बेटा यहाँ पे हमने आपको कहा था कि बेटा इसको पढ़ने की कोशिश करना, लेकिन समझ कुछ नहीं आई आप, क्योंकि अजीब सी बात कर रहा होगा यहाँ पे। तो बेटा आपके दिमागों को थोड़ा सा खराब करते हैं। मुझे बताना है कि आपने कि कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ है, ये अब आपने बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ है। तो बेटा आज तारीख क्या है, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, मिस्टर बी ये गाड़ी मुझे 20 लाख रुपए में सेल कर दो, ये ऑफर कर दी मिस्टर ए ने। तो मिस्टर ए क्या हुआ, ऑफरर, और मिस्टर बी क्या हुआ, ऑफरी। ऐसे मेरे बच्चे भैया। लेकिन अगली बात भी, जब ये ऑफर कर रहा था इसने ये कहा था कि 20 लाख में ये गाड़ी बेच दो, लेकिन मैं पेमेंट करूंगा आपको 30 जून 2025 को, ये मैं पेमेंट करूंगा अभी। मिस्टर बी ने क्या कर लिया, मिस्टर बी ने इसको कहा कि ठीक हो गया, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि आप 30 जून को मुझे पेमेंट कर देना, लेकिन मैं गाड़ी भी आपको 30 जून को ही दूंगा। तो गाड़ी की डिलीवरी कब होगी, वो 30 जून को ही होगी। एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं आपके ऑफर। ये बात कब हो रही है बोला, 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा है ये गाड़ी मुझे 20 लाख की भेज दो, पेमेंट मैं करूंगा आपको 30 जून 2025 को जाके। मिस्टर बी ने कहा कि ठीक हो गया, मैं आपको ये गाड़ी दे यानी कि 20 लाख में भेज दूंगा, लेकिन गाड़ी दूंगा कब जाके, जब तुम मुझे पेमेंट करेगा 30 जून को जाके। अब मैं अपने बच्चों से पूछता हूं, मेरे बच्चे मुझे ये बताएं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो 4 दिसंबर को बनेगा या 30 जून को बनेगा। अब जरा इक्वेशन की तरफ आए। हमने कहा था जब एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी उसको एक्सेप्ट करे तो क्या बनता था, प्रॉमिस। फिर हमने कहा था कि प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड, तो क्या बनेगा, एग्रीमेंट। फिर एग्रीमेंट में क्या हो, इन्फोर्सेबिलिटी। जारी बात है ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है ना भैया, इन्फोर्सेबिलिटी तो कानून ने ऐड कर दी होगी, अगर वैसे अगर यहाँ पे आगे होंगे। लेकिन पहले जरा रुको यहाँ पे, अब जरा मुझे बताओ ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, ये सारी बातें जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उसमें कमर्शियल है ना, इन्फोर्सेबिलिटी तो साथ ही ऐड हो जाएगी। लेकिन ये बताओ कि ये जो एग्रीमेंट बना है या ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, दोबारा मैं पूछ रहा हूं आपसे, 4 को बनेगा या 30 को। ऑफर तो एक्सेप्ट हो गया आज 4 को, लेकिन हमने इक्वेशन देखो जरा, हमने कहा था कि एक पार्टी ऑफर करे दूसरी एक्सेप्ट करे, प्रॉमिस। फिर प्रॉमिस में हमने कंसिडरेशन ऐड कर दी। मिस्टर ए को यहां पे क्या मिला है, मिस्टर ए को क्या गाड़ी मिल गई और मिस्टर बी को पैसे मिल गए। इसका मतलब मैं कह दूं कि दोनों को कंसिडरेशन मिल गई है, कंसिडरेशन तो नहीं मिली बजाय, ऐसे ही है ना मेरे से। तो इसका मतलब बाहर ये कंसिडरेशन मिलनी कब जाके 30 जून को, ये कॉन्ट्रैक्ट कब होना चाहिए 30 जून को। लेकिन अब दूसरी बात, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से वादा कर लिया था ना, चलो मिस्टर बी ने वादा कर लिया था ना मिस्टर ए से, मैं आपको गाड़ी दे दूंगा 30 जून को। मिस्टर बी ने क्या किया, 1 मार्च 2025 को इस गाड़ी को किसी और को बेचने की बात कर रहा है, भेज दे।
किसी मिस्टर सी को ये गाड़ी बेचने की बात कर रहा है, मिस्टर सी को मिस्टर बी 1 मार्च 2025 को कह रहा है कि भाई तू गाड़ी ले ले। आपको लग रहा है मिस्टर बी मिस्टर सी को ये गाड़ी बेच सकता है या नहीं बेच सकता? है बेच सकता है या नहीं बेच सकता? क्यों क्यों नहीं बेच सकता? खाली प्रॉमिस ही बोलोगे या आगे भी बोलोगे? एग्रीमेंट नहीं हुआ है? प्रॉमिस हुई है, एग्रीमेंट नहीं हुआ। देखो अब इसको सही करते हैं। देखो मेरे बच्चों, हमने ये डिस्कस किया था कि एग्रीमेंट तब बनेगा जब दोनों के लिए कंसिडरेशन हो, ऐसे ना मेरे बच्चे। और कंसिडरेशन क्या होती है? इन रिटर्न जो हमें मिल रहा। फिलहाल तो यही पढ़ा था ना हमने। अब वहां पे क्योंकि हम लोग अभी मासूम हैं, हम सीख रहे हैं एक चीज को। अब हम उस बात पे आ गए कि सर अब मिला तो भी कुछ नहीं। आपने कहा था जब मिल रहा हो कुछ तो वो कंसिडरेशन होती है। सर अभी मिल तो रहा ही नहीं उनको कुछ भी। ठीक है, मैं अब इस बात में मजीद ऐड कर रहा हूं। कंसिडरेशन क्या होती है? अगर आपको कुछ मिल रहा हो या मिलने का कुछ वादा भी हो, तो बात का कुछ मिलने का वादा भी हमारे लिए कंसिडरेशन होता है। तो अब मुझे एक चीज बताएं, 4 दिसंबर को कुछ मिला तो नहीं, लेकिन 4 दिसंबर को क्या कुछ मिलने का वादा हो रहा है? हाँ, मिलने का वादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 4 दिसंबर को अगरचे दोनों को कुछ मिला नहीं, कंसिडरेशन नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कानून ने कहा कि रुको, वादा भी कंसिडरेशन होती है। अगर कोई बंदा वादा कर ले, वो वादा भी क्या होगा? वो कंसिडरेशन ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ? 4 दिसंबर को वहां पे कंसिडरेशन के तौर पे कुछ मिला तो नहीं, लेकिन वादा तो मिला है। वहां पे वो वादा ही क्या बन जाएगा दोनों पार्टीज के लिए? वो कंसिडरेशन हो जाएगा। जैसा जस्ट एग्जांपल, लोगों की इंगेजमेंट समझाने की बात कर रहा हूँ। जस्ट इंगेजमेंट होती है, शादी होगी साल बाद। भैया इंगेजमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट, समझाने की बात कर रहा हूँ आप, कि शादी जाके होगी साल के बाद है, लेकिन इंगेजमेंट मेरे बच्चे वादा तो है। अगरचे अभी शादी नहीं हुई, लेकिन मेरे बच्चे वो शादी होने का वादा तो है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें किसी चीज का लाजमी मिलना भी जरूरी नहीं होता, उसका वादा भी मिल रहा हो तो वो भी हमारे लिए कंसिडरेशन होता है। क्योंकि ज्यादा जो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ी फ्यूचर से रिलेटेड रहे हैं, जो फ्यूचर में जाके परफॉर्म होने होते हैं। तो फ्यूचर में जाके जो चीज परफॉर्म होनी हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर हम कहें कि अभी कंसिडरेशन नहीं मिली मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूं? बात नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैं क्लास में मैंने कभी आज तक पानी नहीं पिया। आज तक मैंने कभी क्लास में पानी नहीं पिया। ये कोई बहादुरी नहीं है? ये ना कहना कि सर क्या लेवल हो गया सर, वाह 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 है। ये ऐसे ही शर्म आती है मुझे पानी पीते हुए। या तो बच्चों को भी पिलाओ, एक बच्चा प्यासा बैठा हो सामने, अभी मैं लॉजिक बना रहा हूँ बेटा वजह। चल, ऐसे ही नहीं मेरे बच्चे पीते। मुझे कह रहा, देखा देखा अब मुझा रखी है पानी पानी हो रही है। गोली मारो ना, मेरा मामला में पी लूंगा यार है। ये वजह है मेनली। चले यार वापस आओ, ले बेटा। अब कानून क्या कह रहा है? कानून कह रहा है कि देखो कॉन्ट्रैक्ट रोड़ा, जो चीज फौरन ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया ना, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, एक बंदे को पैसे दे दिए, चीज मिल गई, रोड़ा ही मुक्का। यहाँ पे तो कोई इशू है ही नहीं। एक्चुअली हम तो मेनली वो इश्यूज देख रहे हैं जहां पे लोग वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं करते, ताकि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और कानूनी कार्रवाई तो तभी होगी जब कॉन्ट्रैक्ट हो। हमने कहा कि सर अभी तो फ्यूचर में जाकर उनको मिलनी है गाड़ी जाके 30 जून को, और उसमें पेमेंट करनी है 30 जून को, कंसिडरेशन तो जाके तब मिलेगी दोनों को, तो कॉन्ट्रैक्ट भी तब मिलना चाहिए। इसका मतलब उससे पहले जब मर्जी कोई बंदा मुकर जाए ना ना। इसलिए यहां पे कानून ने कह दिया कि भाई कंसिडरेशन क्या होती है? कुछ मिलना भी कंसिडरेशन होता है, या कुछ मिलने का वादा भी कंसिडरेशन होता है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट का बन जाएगा 4 दिसंबर को ही बन जाएगा। हमने सर मिला तो कुछ भी नहीं, भाई मिलने का वादा तो मिल गया। तो यहाँ पे फिलहाल जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें वो जो प्रॉमिस होती है वो ही कंसिडरेशन की जगह पे आ जाती है। याद रखोगे? अब हम जब इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे, अब हमें समझ आएगी कि यहाँ पे वो डेफिनेशन में एग्रीमेंट को कैसे एक्सप्लेन करना। क्या कह रहा है एग्रीमेंट में? कह रहा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस। एवरी प्रॉमिस एंड, या एक एक तरफ से प्रॉमिस हो सकती है या दोनों तरफ से प्रॉमिस हो सकती है। मोस्टली तो दोनों तरफ से होती है ना, लेकिन एक्सेप्शन में एक तरफ से भी प्रॉमिस होती है, दूसरे ने कोई प्रॉमिस की ही नहीं। या चलो इस तरह कर लो, एक बंदा अभी आपको पेमेंट कर रहा है, लेकिन दूसरा बंदा कह रहा है कि मैं 6 महीने के बाद आपको, चलो ये क्या कहता है ये ले पकड़ 20 लाख रुपए मुझे गाड़ी दे दो, वो कहता है गाड़ी में तुझे 6 महीने बाद डिलीवर करूंगा। एक तरफ से तो कंसिडरेशन डिलीवर हो गई, दूसरे बंदे की तरफ से क्या है? प्रॉमिस है। तो एवरी प्रॉमिस इस पे रखना है। ये तो प्रॉमिस आगे नहीं यहां से उठ के, इसकी बात कर रहे हैं। एवरी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस। सेट ऑफ प्रॉमिस में क्या होगा? जब दोनों तरफ से वादे हों, सिर्फ किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी परफॉर्म ना की हो। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वो वादा या वो वादे जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन जब बन रहे हो, तो हम कहते हैं कि एग्रीमेंट हो गया।
यानी कि सिर्फ समझाना चाह रहा है कि दोनों का एग्रीमेंट हो तब होता है जब कंसिडरेशन हो। हमने कहा कि सर अभी मिला तो कुछ नहीं हो सकता, फिर क्या हुआ? मिलने का वादा तो है, चाहे एक तरफ से हो चाहे दोनों तरफ से वादा हो, तो वो वादे ही फिर क्या बन जाएंगे, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाएंगे, और हम कहेंगे एग्रीमेंट हो गया है। ये याद रखो, एक्चुअली इसने फ्यूचर से रिलेटेड उसको करके फिर आपको ये एग्रीमेंट की डेफिनेशन बता रहा है। अगर वैसे होता सादा, अगर ये ना फ्यूचर का रौला होता, तो फिर यहाँ पे सीधा वो कंसिडरेशन को ही ऐड करके बताता कि जब हम प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, वो एग्रीमेंट बन जाता है। पर उसने कहा कि कंसिडरेशन बच्चों के दिमाग में ये है कुछ मिलना, तो अभी कुछ मिलता तो है नहीं फ्यूचर के एग्रीमेंट के अंदर। हमने कहा कि मिलने का वादा ही फिर वहां पे क्या बन जाएगा, कंसिडरेशन। तो अगर हम प्रॉमिस में वो मिलने का वादा प्रॉमिस ही ऐड कर दें, या एक प्रॉमिस या दोनों तरफ से प्रॉमिसेस ही प्रॉमिस में ऐड कर दें, तो वही क्या बनेगा, वो एग्रीमेंट बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें प्रॉमिस में क्या ऐड करते हैं, एक्चुअली प्रॉमिस ही ऐड हो रही होती है, और वो प्रॉमिस ही उस वक्त क्या होती है, वो कंसिडरेशन होती है। अब तो देखो ना, वो वादा ही है। अब मिस्टर बी क्या करेगा, इस गाड़ी को किसी और को नहीं बेचेगा। एक बंदा और आ गया, मिस्टर सी, वो कहता है कि यार ऐसा कर, ये गाड़ी मुझे दे दे, मैं तुझे 30 लाख दे देता, क्या वो बेच सकता? ना ना, वादा हुआ हुआ है, अब तो वो गाड़ी नहीं बेच सकता उसको। यार रखो, ले बेटा, एग्रीमेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब तरीके से हमने इसको पढ़ा है, लेकिन ये पढ़ना इस तरह भी जरूरी था, क्योंकि ताकि हमें कंफर्म तो हो ना कि कॉन्ट्रैक्ट बनता किस दिन है। हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जब वादा हो जाता है दोनों तरफ से, तो मेरे बच्चे वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, परफॉर्म चाहे उसने 2 साल के बाद जाके होना हो। चले खैर, इसको आगे मजीद मेरे बच्चे क्लियर करते रहेंगे। तो बेटा एग्रीमेंट क्या होता है, कंसिडरेशन में क्या ऐड कर दें, सॉरी प्रॉमिस में क्या ऐड कर दें, तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। लेकिन मेरे बच्चे अगर वो फॉरन कुछ ना मिल रहा हो तो फिर क्या ऐड होगा, प्रॉमिस ही ऐड। दोनों तरफ से भी हो सकती है वादे, या हो सकता है एक ने अभी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी हो, दूसरे ने वादा ही किया। जैसे आप लोगों ने फीस पे कर दी है, तो इस सब वादा सिर्फ हमारी तरफ से है, ऐसे ना मेरे बच्चे। तो वो जो हमारी तरफ से वादा है वो आपके लिए कंसिडरेशन है, और हमारे लिए जो फीस पे कर दी है वही कंसिडरेशन है। तो हमारे लिए उस बेस पे एग्रीमेंट हो गया, जब एग्रीमेंट हो गया तो साथ में मेरे बच्चे, क्योंकि ये कमर्शियल है, हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और आपके लिए मेरे बच्चे एग्रीमेंट कब बना, जब हमने आपसे वादा कर लिया है कि हम आपको पढ़ाएंगे, तो एग्रीमेंट, और ये क्योंकि कमर्शियल है तो साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अजीब सी बातें हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनको समझना है। एग्जाम्पल लाजमी करनी है, जितनी भी नीचे आ रही हो बड़े अच्छे तरीके से बार बार रिपीट करेंगे इन चीज़ों का। अभी ये ना समझना कि सर ने पढ़ा दिया गया मामला, पता नहीं कितनी दफा इन चीज़ों ने सबने रिपीट हो। तो बेटा ऑफर हुई, सर बस कर दो, प्रॉमिस बन गई, खुदा की कसम है, प्रॉमिस के साथ क्या ऐड करेंगे, कंसिडरेशन। तो क्या बनेगा, क्या ये कंसिडरेशन हमेशा सी ही आएगा, या पी भी आ सकता है? प्रॉमिस में प्रॉमिस भी हो सकती है। और कब होती है बोला प्रॉमिस में प्रॉमिस, जब फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में अभी वादे होते हैं, फॉरन तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता। तो बेटा उसके बाद एग्रीमेंट में क्या ऐड करें, तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं डिफाइन करूं, मैं कह दूं ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी हो, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसे ना मेरे बच्चे, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी हो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यही मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी हो, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, मतलब यही इन्फोर्सेबिलिटी, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर कोई बंदा ये कहे कि कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करो, तो क्या बोलोगे, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब मेरे बच्चे अगली बात, ये आगे जाके हम देखेंगे सर ये इन्फोर्सेबिलिटी कैसे आती है। हम देखेंगे ये इन्फोर्सेबिलिटी आती है कुछ एसेंशियल पूरे करने से, यानी कि एसेंशियल्स पूरे होंगे तो इन्फोर्सेबिलिटी ऐड होगी, अदरवाइज इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होगी। यानी कि ये नहीं कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता जाएगा, और कुछ जगहों पे तो एग्रीमेंट वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, जैसे मान लो लॉ इन्फोर्सेबिलिटी ऐड ही नहीं करता। अब वो भी आपको पता चल गया। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा देखिएगा, इन्फोर्सिबिलिटी का तो पता है ना आपको क्या होती है, कानूनी कार्रवाई। अगर कोई बंदा वादा पूरा नहीं करेगा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कि मिस्टर बी ने फलानी तारीख को ये चीजें उसको सप्लाई करनी, तो उसने नहीं की। अब मिस्टर ए के पास हक है वो अदालत में आ जाए, अदालत उसको इंसाफ लेकर देगी, पक्की बात है। अदालत कहेगी भाई तूने वादा किया था उसको पूरा क्यों नहीं किया, वो कहता सर ये मेरी आपस की इसके साथ बात है, आप कहाँ से आ गए, अदालत को ये कहेगा? अदालत उसको चपेड़े कराएगी, कहेगी जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो उसको, इस बंदे को कानूनी मावनत की गारंटी है हमारी तरफ से, अब हम इसको कानूनी मामला मामला देंगे। हाँ खाली एग्रीमेंट होता तो फिर कुछ और मामला। तो बेटा इन्फोर्सिबिलिटी, अब पहले वो लाइन भी दोबारा क्लियर करते हैं। याद है हमने कहा था
एक पार्टी ऑफर करे, दूसरी एक्सेप्ट करे, क्या बनेगा? प्रॉमिस में तो क्या बनेगा? एग्रीमेंट में इनफोर्सेबिलिटी तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे में रोच। अब वो बात दोबारा दोहराओ, क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? हैं? रागा हो गए। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अभी कुछ और बड़ा होना पड़ेगा, कुछ खाना पीना पड़ेगा इसको। क्या खाना पीना पड़ेगा इसको? इनफोर्सिबिलिटी खानी पड़ेगी। ऐसे में रोच। क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है? हाँ, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की मंजिलें तय करके ही यहां तक पहुंचे। याद रखोगे? अज्यूम कर लो एक बच्चा है, पीआरसी लेवल, कैफ लेवल, सीफैप लेवल। अज्यूम कर लो, क्या मैं ये कह दूं हर कैफ लेवल वाला बच्चा वो सीफैप सीफैप लेवल का भी होता है? आप सीफैप के अपने आप को कहलवा सकते हो? नहीं, आप कैफ लेवल के ही हो। क्या मैं ये कह दूं जो सीफैप वाला बच्चा है वो कभी कैफ वाला भी था, वो ये रिक्वायरमेंट पूरी करके ही गया हुआ है वहां पे? हम कह सकते हैं भाई, वो कह सकते हैं मैं कैफ भी क्वालिफाइड हूँ, मैं सीफैप का भी बच्चा हूँ, है ऐसे ही। चलो नहीं समझ आई, कोई मसला नहीं। अब मुझे बताओ, एक बहू है, क्या वो अपने आप को कह सकती है मैं सास भी हूं? नहीं। लेकिन एक सास है, वो कह सकती है मैं कभी बहू भी थी, क्योंकि सास कभी बहू भी थी, ये तो पक्की बात है? उसके उसके बाद ही कभी सास बनी होगी ना। लेकिन बहू गारंटी नहीं है कि वो सास भी हो। हाँ, बहू सास बन सकती है अगर इनफोर्सेबिलिटी आ जाए। मतलब बच्चा हो उसका और वो उसकी शादी करे, तो वो बहू क्या बन सकती है? सास भी बन सकती है। इसका मतलब हर बहू सास नहीं होती, लेकिन हर सास बहू होती है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। याद रखोगे? अब पता नहीं मैं इससे गंदी गंदी एग्जाम्पल और क्या दूंगा आप। है गंदी तो ना कहें, घटिया कह लें, माठी कह लें, ताकि किसी तरीके से तो हमारे दिमाग में बात आ जाए। और इसके बावजूद मैं आपसे लाइन बोला करूंगा आपने गलत बताया कर। मैं कल आऊंगा आपके कहूंगा जब बताओ क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? आप कहेंगे जी सर। मैं कहूंगा क्या हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है? क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? सर रुके तो सही, गौर करने दे सर। चले, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। क्योंकि देखो ये ना, जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तसव्वुफ का सबसे आला दर्जा है। और एक बंदा ये है एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट भी चाहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट बनूं तो इसको मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे बच्चे तसव्वुफ के पहले ही सारे दर्जे पे है, इसमें ये सारे लेवल्स ये कंप्लीट करके यहां तक प्रो बंदा बना है। ऐसे ही मेरे बच्चे ठीक हो। ले बेटा, आज आपको लगेगा कि वो जितनी बातें सर ने पहले डिस्कस की थी वो हवा में नहीं, वो वाकई किताब में से ही थी। बेटा एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज ए कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है एग्रीमेंट अगर उसमें क्या आ जाए इन्फोर्सेबिलिटी, वो एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन हमेशा नहीं। कुछ एग्रीमेंट के एग्रीमेंट ही रहते हैं हमेशा, है? लेकिन कुछ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है पक्की बात है वो कभी एग्रीमेंट था, क्योंकि सीधा कोई आके चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकती, वो एग्रीमेंट की मंजिल तय करके ही आई हो। याद रखोगे? क्योंकि इक्वेशन हमारी कंप्लीट ही वैसे होती थी। कहता है कि एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग ए लीगल ऑब्लिगेशन, यही हमने पढ़ा था। एक ऐसी एग्रीमेंट जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन का दूसरा नाम क्या है? इन्फोर्सेबिलिटी हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? कानूनी जिम्मेदारी। कानूनी जिम्मेदारी का मतलब क्या है? ये अब जस्ट एग्जांपल, अब मेरा और आपका एक लीगल ऑब्लिगेशन आपस में क्रिएट हुआ, हमारा एग्रीमेंट हुआ और इसमें लीगल ऑब्लिगेशन भी है। यानी कि अब मेरी कानूनी जिम्मेदारी है इस सारे एडमिशन होने के बाद कि मैं आपको ये सिलेबस पूरा पढ़ाऊं। ये मेरा लीगल ऑब्लिगेशन है, कानूनी ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा पूरा सिलेबस, आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसी तरह आपका भी लीगल लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपने फीस पे करनी है। अगर नहीं पे करते तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो लीगल ऑब्लिगेशन कहते ही उसको है जहां पे कानून आपकी मदद कर रहा हो उस चीज को इन्फोर्स करवाने के लिए। जो वादे हुए हों उसको पूरा करवाने के लिए कानून भी मदद को आएगा, और कानून हर जगह पे मदद को नहीं आता। कानून सिर्फ वहीं पे मदद को आता है जहां पे वाकई ही लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि कुछ जगहों पे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, कहीं पे सोशल होता है, डोमेस्टिक होता है, रिलीजियस होता है या मॉरल होता है। जहां पे ये ऑब्लिगेशन हो वहां पे कानून मदद को नहीं आता।
अब देखिएगा मेरे बच्चे, कहता है एग्रीमेंट क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन इज सेट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रॉमिसेस एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय आइदर ऑफ देम मस्ट इंटेंड टू सू। कहता है लीगल ऑब्लिगेशन हम कहते हैं किसको है, कहता है द पार्टी टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रॉमिसेस, यानी कि जो जो वादे कर रखे हैं अब उनको लाजमी तौर पर उन वादों को पूरा करना है। एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर उनमें से कोई परफॉर्म नहीं करता अपना वादा, उसमें गफलत करता है, बाय आइदर ऑफ देम मस्ट इंटेंड टू सू, फिर दूसरे का इरादा हो कि मैं उसके ऊपर केस करूंगा और वो कानून मदद को भी आएगा। इसको कहते हैं लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। इसका मतलब कुछ जगहों पे हमारा इरादा ही नहीं होता किसी के ऊपर केस करने का, और वो कौन सी जगह हो सकती है जहां पे हमारा इरादा ही नहीं होता किसी पर केस करने का, इसका जहां पे इंटेंशन टू सू हो ही ना, मैंने केस करना ही नहीं, और वो कौन से होंगे, वही चार जगह वहां पे हमारी इंटेंशन टू सू होती नहीं कि हम इस पर केस करेंगे। ऐसे ना मेरे बच्चे, जैसे मान लो मैंने कहा कि कल टेस्ट होगा, कल 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 टेस्ट रख ले, आपने कहा कि डन करें सर, अब हमने टेस्ट रख लिया और मैंने क्या कर दिया, कल टेस्ट कैंसिल कर दिया है। क्या आपको लग रहा है कि उसके खिलाफ, मेरे खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करोगे? भाई हमारा वादा तो हुआ था, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का नहीं था। क्या मान लो कि मैंने कहा कि बेटा कल टेस्ट देंगे आप, आपने कहा कि सर जी बिल्कुल देंगे, आप नहीं आए, आपको लग रहा है मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा? हमारा इरादा होता ही नहीं इस तरह के मामलात में हम एक दूसरे के ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन कुछ जगहों पे इरादे होते हैं, ना भी करो इरादा, कानून खुद कहता है कि यहाँ पे इरादा है, मैं कह रहा हूं, और वो कौन से हैं, कमर्शियल और बिजनेस। वहां पे ना चाहते हुए भी इरादा, कानून अगर आप ना भी करो, कानून खुद ऐड कर दे। याद रखोगे इस बात को। कहता फॉर एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अगर कोई एग्रीमेंट को हम कहते हैं कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, शुड बी लीगल ऑब्लिगेशन। कहता अब वही एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा या इन्फोर्सिबिलिटी ऐड होगी जो लीगल ऑब्लिगेशन, तो तब इन्फोर्सिबिलिटी ऐड होती है, तब कानून मदद को आता है। अगर लीगल ऑब्लिगेशन हुआ हो, कानून की निगाह में आपकी वो जिम्मेदारी बनती हो कि आपने ये परफॉर्म करनी है, इंस्टेड ऑफ सोशल मॉरल, यानी कि एग्रीमेंट हो और उसमें ऑब्लिगेशन कैसा हो, सोशल ऑब्लिगेशन, कानून मदद को नहीं आएगा, वो कहेगा लीगल तो है ही नहीं, मेरी तो बात ही नहीं हुई बीच में है। या एग्रीमेंट हो और उसमें डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन, कहेगा भाई घरेलू जिम्मेदारी के मामला है, मैं बीच में नहीं आऊंगा। एग्रीमेंट हो और उसमें रिलीजियस ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट हो उसमें मॉरल ऑब्लिगेशन हो, कानून मदद को नहीं है, कह रहा मेरी बात तो हो ही नहीं रही बीच में, मैं तो हुई नहीं। लेकिन एग्रीमेंट हो उसमें लीगल ऑब्लिगेशन हो, कानून आएगा मदद। याद रखोगे। तो कौन कौन से एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाते हैं, जो सोशल एग्रीमेंट हो, मॉरल हो, रिलीजियस हो, रह कौन सा गया, डोमेस्टिक। ओए सर ने इजाफी पढ़ाया, ना ना लगेगा सर ने इजाफी पढ़ाया, ना ना लगेगा सर ने इजाफी पढ़ा दिया, सर अपनी तरफ से भी कुछ पढ़ा रहे हैं। सर को कोई जरूरत नहीं आपको अपनी तरफ से कुछ पढ़ाने, ना ही उसका फायदा हो, ना मुझे ना आपको, ना बेटा। कहता इन केस ऑफ सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, बाकी भी दिमाग में रखो, द यूजुअल प्रिजम्पशन, यानी कि यूजुअली कानून वाले प्री अज्यूम करके बैठे होते हैं, कानून वाले मान लो कि वो थानेदारी अज्यूम करके बैठा, वो पहले से क्या अज्यूम करके बैठा हुआ है, इज दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, क्योंकि वहां पे पार्टीज का अदालतें पुलिस वाले सब पहले सोच के बैठे हुए हैं, ये सोशल डोमेस्टिक रिलीजियस और मॉरल में घर वालों वो ये जो लोग होते हैं आपस में वादे कर रहे होते हैं, इनका इरादा होता ही नहीं केस करने का। जब इनका इरादा ही नहीं तो हम भी बीच में आ जाए बिला वजह, तो हम भी नहीं आएंगे। कहता है कि बट लेकिन लेकिन अगली बात शुरू होगी, इसकी एक्सेप्शन, इरादा हो या ना हो ये एक्सेप्शन है, बट इन कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट्स द यूजुअल प्रिजम्पशन, कानून पुलिस वाले अदालतों वाले कानून बनाने वाले सोच के बैठे हैं, अगर वो बिजनेस एग्रीमेंट हो रहा है या कमर्शियल एग्रीमेंट हो रहा है, चाहे वो रिश्ता नहीं देखना, यहां पे आप भाई ने भाई को कोई चीज बेचने खरीदने का वो कर रहा है एग्रीमेंट, यूजुअल प्रिजम्पशन कानून वाले यूजुअली सोच के बैठे हुए, इज दैट द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि पार्टीज का इरादा होता है यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप का, और हम इसको ऐड भी कर देते हैं बीच में। याद रखोगे, अनलेस अदरवाइज एग्री, इसकी गुंजाइश ही नहीं, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, यानी कि भाई ने अगर भाई से कोई खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया और साथ ये भी तय कर लिया भैया ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है ना, हम अगर हम में से कोई बंदा मुकर गया ना, हम एक दूसरे के ऊपर केस नहीं करेंगे, आप ये चीज बीच में रख ही नहीं सकते। ये इसने बकवास की है कि अगर आप ये खुद ही तय कर लें कि हम एक दूसरे के ऊपर केस नहीं करेंगे तो फिर शायद केस नहीं हो सकता, ना ना केस होगा। उसके बावजूद अगर कोई बंदा अदालत में चला जाए वो केस होगा। जैसे एग्जाम्पल चले मान लें आप यहाँ पे ऐसा बिल पढ़ा दें, हम इतना पे कर देंगे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अभी मेरे बच्चे मुझे बताएं कोई बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रही है ना, या कोई सोशल मॉरल रिलीजियस उस तरह का मामला तो नहीं ना, साथ ही हमने शुरू में तय कर लिया सर एक और बात,
ऐसा करते हैं सर, क्योंकि ये कमर्शियल मामला है, तो हम इसमें ना लीगल ऑब्लिगेशन ऐड नहीं करते सर। अगर हम में से किसी ने वादा पूरा ना किया अपना, तो हम एक दूसरे के ऊपर केस नहीं करेंगे। मैंने कहा कि चलो ये भी एग्री कर लेते हैं। हमने एग्री कर लिया, मैंने सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा है, आप चले गए अदालत। मैंने जाकर उनको कहा कि सर हमने एग्री किया हुआ था कि अगर हमने हम में से किसी ने वादा पूरा ना भी किया, तो हम एक दूसरे के ऊपर केस नहीं करेंगे। तो सर ये बच्चा आपके पास आ ही नहीं सकता मदद के लिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी है। तो अदालत क्या कहेगी कि राणा साहब आप इस तरह का एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। जहां पे किसी का हक है ना, लीगल ऑब्लिगेशन का, यानी कि जहां पे उसको कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, हमने वहां पे इन्फोर्सिबिलिटी ऐड कर दी है। आप उसको निकाल भी नहीं सकते। अगर उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे एग्रीमेंट करके भी, वो आगे जाके एक एक्सेप्शन पड़ेंगे, वहां पे आ जाएंगे। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वैसे ही वॉइड होते हैं। ये क्या होते हैं वो हम फिलहाल लफ्ज बोलने की जरूरत नहीं, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। याद रखोगे इसका मतलब, इस ये अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, वैसे इसकी हैसियत नहीं, लेकिन पेपर में आप लिख लीजिएगा उस बात को अगर पूछेगा। समझ आ रही है थोड़ी बहुत की नहीं? पक्की बात है ना? देख लेना, ये ना कहना कि सर हम मुंडी ऐसे ऐसे तो करे जा रहे हैं सर, लेकिन यकीन कर लो सर, समझ लो, देख लेना। चलें, देखो, मैं मैंने आपको एक चीज बताई थी, इतनी दफा रिवाइज करेंगे जितना का मुझे लॉ आता है इंशाल्लाह उतना का आपको भी आएगा। फिर तो हमारा लॉ पास नहीं होगा सर, आपको पता नहीं कितना का आता है नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, इतना का आता है कि आपका लॉ पास हो जाए। ले बेटा, बल्कि कोशिश कर रहे हो ना 3-3 देने की, क्योंकि हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह हमने मेरिट सर्टिफिकेट लेना है। लाखों की बारिश, 3 देने हैं पेपर उसके लिए। कोशिश तो कर लो ना, कोशिश इरादा करने में क्या हो, अल्लाह माफ करे, ना देने से कम अटेम्प्ट कर लिया, पता तो चल गया ना उस पेपर का। अगर अल्लाह ना करे रह भी गया, अल्लाह ना करे रह जाए, लेकिन फिर भी कम से कम अटेम्प्ट कर लिया, पता तो चल जाएगा उसका, उसकी औकात क्या है और ये भी पता चल जाएगा आपकी औकात क्या है ले बड़ा, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोमिस। और प्रॉमिस का आपको बताइए, ऑफर हो, एक्सेप्ट हो, तो क्या बनती है? प्रॉमिस। प्रॉमिस पढ़ने जा रहे हैं, हमने कहा कि प्रॉमिस एक्सप्रेस भी होती है, प्रॉमिस इम्प्लॉयड भी होती है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोमिस को दोबारा से देखने जा रहे हैं हम, प्रोमिस को मजीद थोड़ा सा डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। हमने कहा ये जो वादे होते हैं ना, प्रोमिस बनती है, ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो जाए, प्रोमिस बनती है। ये प्रॉमिस एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लॉयड भी हो सकती है। अगली बात सर, ये प्रॉमिस एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड का मतलब क्या है? एक्सप्रेस का मतलब होता है जो चीज बयान कर दी जाए, इजहार कर दी जाए। और वो एक्सप्रेस मेरे बच्चे, या ये कह लें जो जिसके लिए हम अल्फाज इस्तेमाल करें, बाय वर्ड्स, वो जो चीज हम कह रहे हैं उसको कहते हैं एक्सप्रेस। अब वर्ड्स कैसे हो सकते हैं? वो बोले हुए भी हो सकते हैं और लिखे हुए भी हो सकते हैं। वर्ड्स बोले हुए भी हो सकते हैं और लिखे हुए भी हो सकते हैं। या ये कह लो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, मिस्टर बी आपके पास ये गाड़ी है, मुझे 10 लाख रुपए की भेज। मैं ये कह दूं मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलकर ऑफर कर रहे हैं। जो बोलकर ऑफर हो रही है उसको क्या बोलते हैं? कौन सी ऑफर है? एक्सप्रेस। और मिस्टर बी ने बोलकर कह दिया ठीक हो गया भैया, मुझसे ये गाड़ी इस इतने की खरीद लो आप, ठीक हो गया, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूँ। तो मैं ये कह दूं मिस्टर बी ने बोलकर जवाब दिया, तो ये कौन सी प्रॉमिस बनेगी? एक्सप्रेस प्रॉमिस, जहां पे बोले हुए अल्फाज इस्तेमाल। या ऐसे भी तो हो सकता है कि मिस्टर ए क्या करे, मिस्टर बी को एक खत लिख दे कि मिस्टर बी आपके पास ये गाड़ी है, मुझे 10 लाख रुपए की भेज दो। और बदले में मिस्टर बी ने भी क्या कर दिया, उसको एक खत लिख दिया कि ठीक हो गया भैया, मुझसे ये गाड़ी इतने की खरीद लो। भैया यहाँ पे बोलकर तो नहीं, अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन बोले हुए हुए हैं या लिखे हुए? लिखे हुए। लिखे हुए अल्फाज हो चाहे बोले हुए, इन इस सूरत में जो प्रॉमिस बनेगी हम कहेंगे ये एक्सप्रेस प्रॉमिस। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है एक बंदा बोलकर, इसने उसको फोन पर कहा कि भैया आपके पास गाड़ी, मुझे 10 लाख की भेज दो। उसने कहा कि ठीक है मैं आपको 2 दिन में सोच के बताता हूं। 2 दिन के बाद उसने क्या किया, लिखकर उसको भेज दिया कि भाई मैं आपको गाड़ी बेच रहा हूं। तो फिर भी एक्सप्रेस। बोलकर ऑफर, बोलकर एक्सेप्टेंस, एक्सप्रेस प्रॉमिस बनेगी। बोलकर ऑफर, लिखकर एक्सेप्टेंस, एक्सप्रेस प्रॉमिस। लिखकर ऑफर, बोलकर एक्सेप्टेंस, एक्सप्रेस प्रॉमिस। मुश्किल बात तो नहीं, लेकिन कमाल है इंप्लॉयड में। ऐसी प्रॉमिस जो बनाने के लिए ना आप बोले हो, बोलकर कोई ऑफर एक्सेप्टेंस हुई हो, ना लिखकर एक्सेप्टेंस ऑफर एक्सेप्टेंस हुई, यानी कि ऑफर भी हुई है, एक्सेप्टेंस भी हुई है, अल्फाज ना बोले हुए इस्तेमाल हुए हैं ना लिखे हुए। तो जब हम कोई काम कर रहे हैं उसमें ना अल्फाज बोले हुए हो ना लिखे हुए हो, तो फिर तो मेरे बच्चे सिर्फ हमारी हरकतें ही रह जाती हैं। इसका मतलब ये जो प्रॉमिस बनेगी ये हरकतों की वजह से बनेगी। इसको हम कहते हैं कंडक्ट, बाय कंडक्ट। बाय कंडक्ट फिर इसका मतलब क्या हुआ, ना आप बोलेंगे कुछ, ना लिखेंगे, ना
ऑफर करने वाला बोल रहा है ना लिख रहा है, ना एक्सेप्टेंस देने वाला बोल रहा है लिख रहा है, उसके बावजूद ऑफर भी हो रही है, एक्सेप्टेंस भी हो रही है। कमाल। तो ऐसी प्रॉमिस जो बगैर बोले लिखे हो रही है, तो ऐसी प्रॉमिस को हम बोलेंगे ये इंप्लॉयड प्रॉमिस। सर जब अल्फाज यूज ही नहीं हुए तो हम क्यों इसको कह रहे हैं प्रॉमिस बन गई? हमने कहा कि हम समझेंगे प्रॉमिस बन गई, अगरचे अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, हम समझेंगे यहां पे प्रॉमिस बन गई। पहले एग्जांपल लेते हैं ताकि इसकी समझ आ जाए। एज्यूम कर लो ये बस है और ये उसकी क्या कहते हैं उसको, स्टॉप। ये स्टॉप पे मेरे बच्चे सवारियां खड़ी हैं, बस आई और यहाँ पे रुकी ही नहीं, रौला ही मुक्का, चली गई इनके ऊपर कीचड़ फेंक के। नेक्स्ट देखना, बस आई, बस यहाँ पे रुकी, उसने ये क्या होती है, खिड़की क्या कहते हैं इसको, खिड़की तो नहीं होती, डोर का, हाँ डोर, उसने दरवाजा खोला ही नहीं और चली गई, रौला ही मुक्का है। यानी कि वो आपको बैठाने नहीं ना चाह रहे, सादा अल्फाज यही कहना चाह रहे हो ना। जो गुजर गई, जो आई खड़ी हुई, उसने दरवाजा खोला ही नहीं है, दरवाजा खड़ा, आप इसका मतलब आप ऑफर कर रहे थे वो हमें बैठा लो, है दरवाजा खड़ा कर रहे, उन्होंने कहा नहीं दबाओ, इसका मतलब वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। बात समझ आ रही कि नहीं? तो भैया एक बस आई, रुकी, उसने दरवाजा खोल दी, वहां पे कोई नहीं, यहाँ पे आवाज लगाना, आ जाओ छे वाले आ जाओ, लुहारी वाले आ जाओ, फलाने आ जाओ, कोई नहीं आवाज लगा रहा। आई बस रुकी और दरवाजा खोल दिया। उसकी ये हरकत बस वाले की, या ये कंडक्टर नहीं है वहां पे, लेकिन ये कंडक्ट के दरवाजा खोल देना, ये ऑफर है, आए बैठ जाए। और सवारियां चुप करके क्या करेंगी, उसके ऊपर सवार होंगी, उनका सवार होना एक्सेप्टेंस है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यहां पे ऑफर, मुझे बताएं ये बोलकर ये लिखकर हुई है, और जो एक्सेप्टेंस हो रही है क्या बोलकर ये लिखकर हो रही है? दो बाइक, उसका बस को रोकना और खिड़की खोलना ऑफर है, ये कंडक्ट, और सवारियों का उसमें सवार हो जाना, ये उनका ये कंडक्ट एक्सेप्टेंस। मेरे बच्चे ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई, प्रॉमिस बन गई, बन गई। क्या इसमें अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? इसको हम कहते हैं ऐसी प्रॉमिस जो बाय कंडक्ट हुई हो, जिसमें अल्फाज इस्तेमाल हो, उसको हम इंप्लॉयड प्रॉमिस कहते हैं। सर ये प्रॉमिस कैसे बन गई? हम कहेंगे हम समझो बन गई। अल्फाज इंप्लॉयड का मतलब भी क्या है, जो चीज हुई ना हो लेकिन हम कहें समझो हो गई है, उसके लिए लफ्ज बोलते हैं, डीम्ड लफ्ज भी बोलते हैं, इंप्लॉयड भी बोलते हैं। डीम्ड प्रॉमिस, इंप्लॉयड प्रॉमिस, जो मर्जी बोलो, लेकिन हमारी किताब ने लफ्ज इंप्लॉयड बोला है तो हम इंप्लॉयड ही रखेंगे, लेकिन डीम भी बोल दो, इट्स ओके। दोनों का मतलब यही होता है, ऐसा काम जो हुआ ना हो लेकिन हम समझे हो गया है। मुश्किल बात तो नहीं ना? लो बेटा, हमने फिर डिस्कस किया था, सर हमने तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना ना, जिम्मेदारी तो तब किसी की लीगल होगी जब कॉन्ट्रैक्ट हो। हमने कहा कि बताओ, प्रॉमिस तो बन गई, मेरे बच्चे क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है यहाँ पे? होगी कंसिडरेशन है, पार्टी सफर कर रही हैं, वो जो भी जो सवारियां हैं उनको राइड मिल गई, और मेरे बच्चे वो बदले में उसको क्या मिलेगा, किराया मिलेगा। इसके बाद दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है। क्या ये बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजेक्शन है? अल्लाह वास्ते बस थोड़ी चला रहा है, आगे पढ़ेंगे अल्लाह वास्ते अगर हो रहा तो फिर क्या। फिलहाल यहाँ पे वो अल्लाह वास्ते बस नहीं चला, याद रखोगे मेरे बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर कोई बंदा वहां पे खड़ा वो कह रहा है किराया ना दे रहा हो, कहेगा मैंने कौन सा आपको कहा था मुझे बढ़ाओ, है मैंने किराया नहीं देना, ये चपेड़े भी पड़ेंगी, और अगले स्टेशन के ऊपर आपको पुलिस के हवाले भी किया जाएगा, और पुलिस आपको पकड़े भी। ये नहीं, पुलिस ये नहीं कहेगी नहीं नहीं ये आपका डोमेस्टिक मामला है, ये रिलीजियस मामला है, सोशल या मॉरल है, पुलिस ऐसे कहेगी, कहेगी ले आए नहीं है, पहले भी कई बसा हिंदी सफर करता है। बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? तो यहाँ पे मेरे बच्चे जो यहाँ पे, अच्छा, जो इंप्लॉयड प्रॉमिस से बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी इंप्लॉयड ही होता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ना बोलकर ऑफर हुई हो, ना बोलकर या लिखकर एक्सेप्टेंस हुई हो, याद रखोगे। लेकिन अगर अज्यूम कर लो यहाँ पे एक कंडक्टर खड़ा होता, आवाजें लगा रहा था, आ जाओ वही लोहारी वाले आ जाओ, लोहारी वाले आ जाओ, गंदे नाले वाले आ जाओ, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसमें एक सवारी चुप करके बैठ गई, ऑफर एक्सप्रेस हुई है, एक्सेप्टेंस इंप्लॉयड हुई है। हम इसको ये नहीं कहते कि ये इंप्लॉयड प्रॉमिस बनी है, फिर इसको हमें बताना पड़ेगा एक्सप्रेस ऑफर हुई है, इंप्लॉयड एक्सेप्टेंस हुई। याद रखोगे इस बात को, क्योंकि इंप्लॉयड प्रॉमिस उसी के लिए बनना चाहिए जिसमें इंप्लॉयड दोनों कंडक्ट क्या हुए हो, वो इंप्लॉयड ही हो, यानी कि बगैर अल्फाजों के हुए। फिर हमें उस तरह बताना ज्यादा बेहतर है। बात समझ आ रही है मेरे बच्चे? अगली एग्जांपल लीजिएगा। आप लाहौर आए आज, आपके पास बड़ा सारा सामान था, आप रेलवे स्टेशन पे उतरे, उतरे वहां पे सामान आपने वहां पे जैसे ही ट्रेन से उतारा, वहां पे एक कुली आया, उसने सामान उठा लिया। आपने देखा कि कुली ने सामान उठा लिया, आप उस कुली के आगे आगे चल पड़े, आपने उसको रोका नहीं, आप उसके आगे आगे चल पड़े। उस कुली का आपका सामान उठा लेना ऑफर था,
सर मैं उस सामान को ले जाता हूं, आपका उसको रोकने की बजाय उसके आगे आगे चल पड़ना एक्सेप्टेंस है। अब वो कुली अलावा से काम तो नहीं कर रहा है। उसका ये कंडक्ट, सामान उठाने का कंडक्ट, हरकत, ऑफर। आप ये भी कहते हो रख रख के मेरे हाथ टूटे हैं, यही करना है ना, चार पैसे भी तो बचाने हैं। या क्यों, अब हिसाब किताब से आइए लाहौर में, अन्य वहां पैसा थोड़ी लेकर आए हैं। भाई मेरे टूटे नहीं, मैं ले जाऊंगा, जवान हटा कटा है, मैं खुद ही ले जाऊंगा सामान, रखो यहाँ पे। इसका मतलब उसकी वो जो ऑफर थी, आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब वो जबरदस्ती कर ही नहीं सकता इस तरह, नहीं मैं तो लेके जाऊंगा था, फिर अगर ले भी जाए तो फिर आप उसके लिए पे करने के लिए लायबल नहीं है। याद रखोगे इस बात को। लेकिन उसने सामान उठाया, आपका आगे आगे चल पड़ना, ये क्या है, ये एक्सेप्टेंस। याद रखोगे इस तरह बनने वाली जो प्रॉमिस होगी वो क्या है। अब देखो, ऑफर हुई, उसका सामान उठाना, आपका आगे चल पड़ना, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस। ये कौन सी प्रॉमिस है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। अब मेरे बच्चे मुझे बताएं, इस प्रॉमिस में कंसीडरेशन, आपके लिए कंसीडरेशन क्या है, वो सामान आपका जा रहा है, उसके लिए कंसीडरेशन क्या है, पैसे नहीं मिलेंगे उसको। तो मेरे बच्चे जारी बात है, ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन ही है ना, किसी तरह की वो काम करते हैं इस तरह के। इसी तरह अज्यूम कर लें, आप किसी स्टेशन पे बैठे हुए हैं, वहां अखबार पढ़ रहे हैं, वहां पे एक बंदे के हाथ में एक डब्बा सा है, उसके हाथ में एक ब्रश भी है। वो बंदा आपके सामने आके खड़ा हो गया, आपने उसको देखा, जाहिर बात है लग रहा है कि ये बंदा जूते पॉलिश कर रहा है, जूते पॉलिश करने वाला। आप उससे कुछ नहीं बोले, उस बंदे का सामने आके खड़े होना, उस ब्रश को पकड़ के, टू पॉलिश जो भी है, उसका सामने खड़े होना, ये ऑफर है कि भाई जूते पॉलिश करवा लो। आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने जूते उतार के उसके सामने कर दिए। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ, क्या यहाँ पे ऑफर जो हुई है बाय वर्ड्स हुई है, या एक्सेप्टेंस बाय वर्ड्स हुई है। तो ये यहाँ पे जो प्रॉमिस बनेगी वो कौन सी होगी। और भी बथेरे हो सकते हैं इस तरह के, ढूंढना ढूंढना शुरू कर दीजिएगा जो भी हो। तो वो सारे क्या होते हैं, होता है ना कि बात का चले, सोचो। अच्छा, आप किसी होटल पे खाना खा रहे थे, आपने आपने सारा देखा, दाल मंगवाई, 2 रोटियां मंगवाई, आपके पास पैसे भी जिम कर लो इतने की थे, चले जो भी थे, आपने 2 रोटियां मंगवा ली उससे। जब आप दूसरी रोटी एंड होने वाली थी, वो आया बंदा, उसने एक और रोटी रख दी। उसका वो रोटी रखना, उसकी ये हरकत ऑफर है, एक और खाओ, और आपने उसको खाना शुरू कर दिया। और आपका उसको खाना स्टार्ट कर देना क्या है, एक्सेप्टेंस है। क्या ये कह लो कि उसको आपने, यहाँ पे तो ये भी होता है ना, अगर वो पड़ी हुई है रहेगी तो वो भी आपके खाते में ही होती है। अगर वो रख रहा तो उसको कह नहीं नहीं भैया ले जाओ, बस। अगर वो रख गया, होता है ना, जब आप जाके वहां पे बैठते हो, वो पानी ले आता है, आप कहते सर पानी फ्री वाला है पैसे वाला है कहते सर पैसे वाला ले जाओ, मुझे प्यास ही फ्री वाला हो तो प्यास भी लग जाती है हमें। तो ये इन सारी चीजों को मेरे बच्चे, अब आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोचना भी है कि ये चीजें कहाँ पे हमें मिलती हैं इस तरह की। और भी सोचिएगा, कहीं और भी होगा। मैं देखूंगा कल, अगर आप कुछ सोच के आते हो, मैं आप पे छोड़ता हूँ। कोई एक आधी कोई और भी इम्प्लॉयड इस तरह का कोई प्रॉमिस हो, उसको थोड़ा सा ढूंढ के लेकर आइएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर मिल जाए तो कमाल है, नहीं तो फिर हम देखेंगे उसको, कहीं और भी होगा इस तरह का मामला। ये बेटा अब इसको रीड करो। कहता है इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, प्रपोजल का पता ना, ऑफर, ऑफर या एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस, यानी कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स। और वर्ड्स कौन से हो सकते हैं, बोले भी हो सकते हैं, लिखे हुए होते, दोनों अल्फाज हैं। चाहे बोलकर मैं बोल रहा हूं ये अल्फाज ही हैं, मैं लिख रहा हूं ये अल्फाज ही हैं, इज सेड टू बी एक्सप्रेस इफ द प्रपोजल एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, जहां पे अल्फाज इस्तेमाल ना हुए। ऑफर एक्सेप्टेंस हो गई हो, अल्फाज इस्तेमाल ना हुए हो, ना बोले हुए ना लिखे हुए, द प्रॉमिस इज सेड टू बी इंप्लाइड। तो इस तरह बनने वाली प्रॉमिस क्या होगी, इंप्लाइड होगी। मुश्किल बात। लो बेटा, अगली काम की बातें शुरू होने जा रही। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल वगैरह इस तरह का मामला। लो बेटा, प्रपोजल की डेफिनेशन, इतना बेहया बंदा है किताब लिखने वाला। देखो अभी अभी हम ऑफर की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि इन बच्चों ने अभी एक लम्हा पहले ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी। सेम ऑफर की डेफिनेशन दोबारा लिख दी उसने। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other person to such act or abstinence, he is said to be make a proposal. A proposal is also called an offer. कोई नई बात तो नहीं ना, ये तो वही है जो हम पीछे पढ़ के आए थे। याद करें मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, आपके पास ये बाइक है, मुझे 1 लाख रुपए की बेच दो। तो मिस्टर बी ने क्या किया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। फिर वही बात, ऑफर हुई, एक्सेप्ट हुई, तो क्या बनी, प्रॉमिस में कंसिडरेशन। ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, बी के लिए कंसिडरेशन 1 लाख रुपया, तो दोनों के लिए कंसिडरेशन एग्रीमेंट। तो क्या ये कमर्शियल है, बिल्कुल। अब हमने डिस्कस, जब ये ऑफर एक्सेप्टेंस हो गई, प्रॉमिस बन गई, मैं कह दूं मिस्टर ए प्रॉमिसर भी है,
और प्रोमिजरी भी है। इसी तरह मिस्टर बी प्रोमिजर भी है और प्रोमिजरी भी है, ऐसे ही मेरे बच्चे। तो बताओ मिस्टर ए प्रोमिजर किस लिहाज से? इसे ₹1,00,000 पे करना है, इसका ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी है। और ए प्रोमिजरी किस लिहाज से? इसका हक जो इसको बाइक मिलनी चाहिए, सेम उससे। ये समझ आ रही है ना इन बातों की? ठीक हो गया। तो बेटा इंतहाई अहम पॉइंट, एडिशनल पॉइंट्स, या इनको हम कहते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। वो जब पूछता है ना पेपर में, इस बेशर्म ने जब किताब चेंज की ना, अब इसका नाम रख दिया इसने एडिशनल पॉइंट्स। पुराने पास पेपर के अंदर या इसका जब वो पूछेगा पेपर के अंदर, वो क्या पूछेगा? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर बताओ। यानी कि इसका मतलब हर ऑफर वैलिड नहीं होगी, वो ही ऑफर वैलिड होगी जिसमें कुछ लवाजमात होंगे, जरूरी चीजें होंगी, वो पूरी की होंगी तो मेरे बच्चे वो ऑफर वैलिड होगी, अदरवाइज वैलिड ऑफर नहीं हो। या इसको कह लो कंडीशंस ऑफ वैलिड ऑफर या एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। तो दोनों तरह के मेरे बच्चे ये याद रखने आपने। ये एडिशनल पॉइंट्स इस तरह नहीं होता है। या वो पेपर में कहते हैं एक्सप्लेन ऑफर, जब वो एक्सप्लेन ऑफर की बात कर रहा हो और 3-4 नंबर आपको दे दे, पक्की बात है वो आपको कह रहा है डिफाइन भी कर दो और साथ इसके ये भी बता दो, ये कंडीशंस भी बता दो। याद रखोगे? अगर वो 1-2 नंबर का सिर्फ पूछे और ये कह रहा हो डिफाइन प्रपोजल ऑफर, तो फिर वो सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे। याद रखोगे? तो बेटा एसेंशियल तो वैलिड ऑफर, इसका मतलब हर ऑफर वैलिड नहीं होती। ऑफर को वैलिड बनाने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? ऑफर के लिए 2 बंदों का होना जरूरी है। यानी कि अगर एक बंदा अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता, कोई सामने कोई और बंदा हो, आप तभी ऑफर कर सकते हो, अदरवाइज ऑफर नहीं कर सकते। यार क्योंकि एक ही बंदा होगा, ऑफर किसको करेगा? वो अपने आप को करेगा। ये तो पागलपन है। याद है कल मैंने आपको बताया था, अगर मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि राणा नवीद को ये मोबाइल 10,000 का भेज दे, तो लगेगा ना जी। एक जेब से निकालू 10,000 इधर रखो, मोबाइल इधर से निकालो इधर रखो। आप कहेंगे ये सही काम चलाया हुआ सर, लगे रहे हैं, सही काम कर रहे हो आप। इसी तरह चौके रखो काम है। ले बेटा, तो इसका मतलब ऑफर के लिए 2 बंदों का होना जरूरी है, एक ऑफरर हो, दूसरा ऑफरी हो। कह रहा ए पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। ये डेफिनेशन, ये हेडिंग ना पुरानी किताब में हुआ करती थी। अब वो सिर्फ एक लाइन लिख रखी है ना उसने, पुरानी किताब में इस तरह हेडिंग होती। अभी हेडिंग तो नहीं ना, जस्ट ये लिख रखा है, ए पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। कहना क्या जा रहा है? इसके लिए एक और बंदा होना चाहिए, मतलब 2 बंदों का होना जरूरी है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी ऊपर, ये पुरानी किताब में थी, इसने जब चेंज किया वो उड़ा दी उसकी हेडिंग। बेटा उसके बाद सडन एंड डेफिनेट। अब इसके ऊपर बड़ी दफा एक सवाल पूछता, भाई कमाल हो गया। ऑफर जब आप कर रहे हो, ऑफर सर्टन एंड डेफिनेट होनी चाहिए। अगर ऑफर सर्टन और डेफिनेट ना हो तो ये वैलिड ऑफर ही नहीं होती। और अगर ऑफर ही वैलिड ना हो तो मेरे बच्चे खुद बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं। ऑफर ही वैलिड नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ी दूर पड़ा हुआ है, प्रॉमिस ही सही नहीं बनेगी उसमें। याद रखोगे मेरे बच्चे? अब अगली बात है कि सर कैसे पता चलेगा कि कोई ऑफर सर्टन और डेफिनेट है कि नहीं? ये तो पता लगेगा ना, सर्टन और डेफिनेट का मतलब क्या है? वाजे है, वाजे हो जिससे अगले बंदे को समझ आ रही हो, वाजे हो और समझ जाने के काबिल हो, हम कहेंगे ऑफर क्या है? ये सर्टन और डेफिनेट है। अगर एक बंदा ऑफर करे, ऑफरर ऑफर करे और ऑफरी को उसकी ऑफर पे सोचना पड़े, ये क्या क्या रहा है? समझ लो ऑफर सर्टन और डेफिनेट नहीं है। निशानी क्या होगी सर्टन और डेफिनेट ना होने की? अगर आप किसी को ऑफर करें और अगली पार्टी आपकी ऑफर पे सोच रही हो, या तो कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी ऑफर सर्टन और डेफिनेट नहीं है। अगर ऑफर सर्टन और डेफिनेट नहीं है तो ये वैलिड ऑफर नहीं है। अब इसकी तरह देखिएगा, आई कैप का सवाल पहले रखते हैं आपके सामने, आप देखते हैं कि आप लोग आई कैप का सवाल सॉल्व करते हो। तो बेटा मिस्टर ए, मिस्टर ए ऑयल्स में डील करता है। मिस्टर बी आया उसके पास, मिस्टर बी ने आकर उसको कहा कि सर मुझे 1 लीटर ऑयल दे दो, 1 लीटर ऑयल दे दो। भैया बताओ, क्या ये ऑफर सर्टन और डेफिनेट है? मिस्टर ए ऑयल्स में डील करता है और मिस्टर बी आया, उसने कहा कि 1 लीटर ऑयल दे दो। उसे ये थोड़ी कहा 1 लीटर दे दो, उसने क्या बोला? 1 लीटर ऑयल दे दो। बताओ सर्टन और डेफिनेट है? यही क्या आपका सवाल है? 2 नंबर, चलो कमाओ। मैंने बता तो दिया ए ऑयल्स में डील करता है। क्या ऑयल्स का भी पता आप लोगों को? ए ऑयल्स में डील करता है, उसी के जजीरे तो आए हो, तो यही नहीं पता। बेटा रेडी पे लगा के खड़ा हुआ ऑयल्स है, इट्स ओके। दुकान नहीं, रेडी है। रेडी नहीं, दुकान है, जो मर्जी हो। सब नो डेफिनेट है, सोचो।
क्यों नहीं है? हाँ, इस एस का रोला है। इसका मतलब इसके पास कई तरह के ऑयल्स, क्योंकि अगर वो कहता ऑयल में डील करता है फिर तो रौला कौन ही था। अब उसने कहा कि ऑयल्स में डील करता है, इसका मतलब इसके पास कई ऑयल्स, कई तरह के ऑयल्स हैं। तब इसने कहा कि आके 1 लीटर ऑयल दे दो, क्या पता चलेगा कौन सा ऑयल मांग रहे हैं। देखो सिर्फ इस पूरे सवाल में एक छोटू सा लफ्ज सा केवल, जिसकी बेस पे आई कैब ने ये पूरा सवाल बनाया। तो मेरे बच्चे, एक बंदा सब्जियां बेच रहा है, अब जाके उसको कहो 2 किलो सब्जी दे दे, क्या ये सडन डेफिनेट है? ये सडन डेफिनेट नहीं। आप कहते हैं सर ये मोबाइल है, मुझे 10-15 हज़ार का दे दे, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा क्या कह रहा है, तो 10 या 15। जहां पे भी अगली पार्टी को सोचना पड़े ऑफर को, इसका मतलब आपकी ऑफर सडन और डेफिनेट नहीं है। चले अब मैं आपको एक ऑफर करता हूँ, बेटा आप मेरा ऐसा करें, मेरे साथ टी शिप कर दो। आप कहते हैं सर बदले में पे क्या करोगे? मैं कहता हूं मैं आपको खुश रखूँ। ये आई क्या आपका सवाल है फिर आगे? या बल्कि एग्जाम्पल भी आ जाएगी अभी, यही, ये ना कहना कि सर ये क्या है। तो भैया बताओ, क्या ये सडन डेफिनेट है? तो कैसे पता चलेगा कि ये हम कितने में खुश होंगे? हैं? ये सडन डेफिनेट नहीं है। अच्छा, मैं आपसे मान लो कि आप घोड़े बेचते हो, ये भी सवाल है आई आपका। मैं आप घोड़े बेचते हो, मैं आपके पास आया, मैंने कहा कि भैया ये एक घोड़ा मुझे बेच दो, अगर ये घोड़ा लकी साबित हुआ मैं दूसरा घोड़ा भी आपसे खरीदूंगा। अब ये बताओ, क्या ये ऑफर सडन डेफिनेट है? भाई कैसे पता चलेगा घोड़ा कदों लकी साबित होएगा कदों नहीं? उसका कोई पैरामीटर है, कौन सी चीज लकी है कौन सी नहीं? अक्सर हमें होता है कि भाई ये फलाना बंदा हमारी क्लास में आ गया, ये अब बंदा जो आपका नाम क्या बेटा? असद। असद, असद आ गया, ये लकी है? क्या क्या पैरामीटर है सर इस बात का कि लकी है? देखो आज बारिश हुई है भाई, है? ये देखो हमारी क्लास में आज रोशनी थोड़ी सी बढ़ी थी। कोई पैरामीटर होता ही नहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं इस बात की? है? लो बेटा, तो इसका मजीद आपने भी सोचना है कि कब ऑफर सर्टेन और डेफिनेट नहीं है। एक चलें इस तरह कर लो, एक बंदा है, दुकान है उसकी, वो दालें बेचता है, आपने उसको जाके कहा 2 किलो दाल दे दो, तो सही है ना? सर्टेन डेफिनेट ही है। अब अगली बात मेरे बच्चे, एक बंदा है उसके पास आलू है, उसके पास क्या है, उसकी दुकान पे सिर्फ आलू है, आपने जाके उसको कहा कि 2 किलो सब्जी दे दे, 2 किलो सब्जी दे दे, बताओ सर्टेन डेफिनेट है ना? और सब्जी आलू खा लेते हैं? आलू सब कहता नहीं, आलू पाल है क्या? आलू सब्जी ही तो है बेटा, वो सब्जी लगा के बैठा हुआ है और एक ही तरह की है। यहां पे ये कहने की जरूरत नहीं है कि 2 किलो मुझे आलू दे दो, क्योंकि ये सर्टेन डेफिनेट ही होगा, उसके पास है ही आलू। अगर एक बंदा अमरूद बेच रहा है, आप उसको कहते 2 किलो फल दे दो भैया, पक्की बात उसके पास है ही अमरूद, आपको अमरूद ही देगा। ये सर्टेन डेफिनेट ही होता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, अगर उसके पास होता ही सरसों का ऑयल, जाके आप उसको कहते 1 लीटर ऑयल दे दो, पक्की बात है उसने सरसों का ऑयल ही देना था और ये सर्टेन और डेफिनेट ही होना था। याद रखोगे मेरे बच्चों इस बात को? तो ये आई कैप का बड़ा फेवरेट है और ये देखो, ये लाजमी नहीं आई कैप ऐसे ही पूछेगा कि एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर बताओ। आप लिस्ट करना शुरू कर देंगे, 4 है यहाँ पे, 2 आज हमने पढ़ ली, 2 हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ये नहीं होगा कि आप लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे वहां। आई कैप मोस्टली एक पॉइंट के ऊपर छोटा सा इस तरह का 2 नंबर का 3 नंबर का एक सिनेरियो बना देते हैं, तो फिर हमने उसको क्या करना था। अब देखो चलो, इसका सवाल का जवाब कैसे दोगे? जब मिस्टर ए ऑयल्स में डील कर रहा था, उसके पास कई तरह के ऑयल्स हैं, और मिस्टर बी ने आके कहा था सर मुझे 1 लीटर ऑयल दे दो। अब मुझे बताओ, ये सिनेरियो बन गया ना एक। अब वो पूछ रहा है कि बताओ भैया ये ऑफर सर्टेन और डेफिनेट है कि नहीं? तो सिनेरियो बन गया। अब इसका आंसर करना है आपको। तो आंसर करने से पहले हमने कहा था, जब आंसर करना है सबसे पहले क्या करना है, प्रोविजन देनी है। तो प्रोविजन क्या है? ये वाला, हाँ, ए वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टेन एंड डेफिनेट। फिर हम कहेंगे यहाँ पे क्योंकि मिस्टर ए कई तरह के ऑयल्स में डील कर रहा है और मिस्टर बी आगे उसको कह रहा है ऑयल दे दो, इसकी ये ऑफर सर्टेन डेफिनेट नहीं है, फिर हम कंक्लूजन कर देंगे ये वैलिड ऑफर नहीं है। याद रखोगे इस बात? यहां तक अच्छे तरीके से मेरे बच्चे पढ़ के आना। बाकी 2 रह गए, कंडीशनल और आगे एक पढ़ेंगे ऑफर और इन्विटेशन ऑफर, ऑफर में फर्क क्या होता है, वो इंशाल्लाह कल करेंगे मेरे बच्चे। अच्छे तरीके से करना मेरे बच्चे, बड़े तसल्ली से सुकून से। देखो मेरी कोशिश होगी घर जाके आधा पौना घंटा पढ़ लो, बहुत होगा। कोशिश करेंगे हम किताब में यहाँ पे क्लास के अंदर ही चीज़ों को बार बार रिवाइज कर करके उसको पढ़ते जाएं। जब हम अगले चैप्टर में चले जाएंगे, ये पिछला चैप्टर कहीं नहीं जाएगा, ये तभी आपके साथ होगा, और एक चैप्टर के पता नहीं कितने कितने टेस्ट होंगे, ताकि वो आप हम आपको भूलने ही ना दें। तो कोशिश तो यही होगी मेरे बच्चे इंशाल्लाह, कि मैंने 2 सब्जेक्ट्स की आपको पूरी वो दे रखी है कि ये यहीं पे तैयार करेंगे। हाँ, बीच में एक सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको घर जाके जरा खुद से भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कोशिश करो तीनों सब्जेक्ट्स ही करना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेगा। देखो
जो भी हो, सीए के अंदर ये तो मार्जिन होता है, हमारी कोशिश ही होती है। और सीए का बच्चा कभी कोशिश में कमी नहीं करता। बस उसका किस्मत कह लो या व्हाट्सएवर जो कमी बेशी हो जाती है, क्योंकि मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं होती। चलो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।